नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निशांत शेखर सिंह क्लासेस में। मित्रों, हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको यूपीएसआई के लिए एक अल्टीमेट वीडियो प्रदान करते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हमने जो वर्णमाला पे हमने जो पिछली वीडियो थी उस पर हमने वर्णमाला पर हल्की सी चर्चा की थी। आज हम लोग थोड़ा उससे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? स्वर पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो वीडियो ये डालेंगे हम लोग, ये वीडियो जो आप देखेंगे और आप निर्धारित करेंगे कि जो स्वर हमने आपको पढ़ाया है उसमें से कितना प्रश्न आप, चूंकि देखिए पढ़ाने का हमारा थोड़ा तरीका अलग है। हमारा क्या है कि हम पहले पढ़ाते हैं आपको, उसी में से फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। उससे क्या होगा, आपको ये पता लग सकता है कि आपका क्वेश्चन कहां से आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको प्रश्न बनाने का भी एक आइडिया हो जाएगा, और जिस दिन आपको प्रश्न बनाने का आइडिया हो जाएगा उस दिन आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मित्रों, इसी कड़ी में आज जब हम वर्णमाला पर चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे? वर्णमाला पर। वर्णमाला पर जब हम चर्चा करेंगे तो वर्णमाला में कहीं ना कहीं एक वर्ण की बात होगी। वर्णमाला मतलब क्या? ऐसे माला होती ना कि यहाँ ऐसे ऐसे गुथा हुआ होता है, इसी पे चर्चा करेंगे। वर्ण की जो माला है, ठीक है, वर्ण पे हम चर्चा करेंगे। तो वर्ण की जो परिभाषा अगर हम देखें तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं क। लेकिन मित्र, ये जो है वर्ण है। अक्षर की जब बात होगी तो इसमें क्या कर देंगे हम? अगर आ जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। और ये जो क है ये हमारा क्या हो जाएगा? अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर। ठीक है, कुछ इस ऐसी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक आपको सूचना दे दे कि आज से हमारे चैनल पर विविध की वीडियोस अपलोड की जाएंगी और विविध पढ़ाएंगे आपके बीच में हिमांशु पांडे सर। वो आपको विविध पढ़ाएंगे। और यूपीएसआई में विविध का इस प्रकार का रोल है कि आप कोई पेपर उठा के देख लीजिए, विविध से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप विविध से जुड़ पाएंगे अच्छे से तो वो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा। मैं आपको हिंदी और संविधान पढ़ाऊंगा, हिमांशु सर आपको विविध पढ़ाएंगे, और मैथ के लिए आपको पता ही है सुभाष पाल सर, वहां से वो बेसिक चीजें आपको पढ़ाते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसी कड़ी में अब हम चर्चा करते हैं वर्णमाला। आज उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, वर्ण हमने लिख रखा वर्ण, जैसा कि हमने आपको पहले दिन ही बताया था, पहली क्लास में बताया था कि वर्ण क्या है, कि अक्षरों को व्यक्त, जिसे हमने जब ध्वनि की बात की थी क्या था? अक्षरों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? ध्वनि। तो उसी प्रकार का एक हमारा वर्ण जो है, मतलब जिसको स्वतंत्र रूप से हम बोल सके। वर्ण क्या है? एक प्रकार से यूं कहें कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं, मतलब व्यक्त करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। हमारा कैसे? वर्ण दो प्रकार का होता है। वर्ण पहला क्या होता है? एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। जब स्वर की बात करेंगे तो स्वर किसे बोला जाए? स्वर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा यूपीएसआई में पूछी जा चुकी है। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियों को क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब जो हमारा जिसको बोलने में वायु संवेग हमारा इधर उधर ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। जैसे देखिए, अगर आप मेनली डिफिनेशन जो वहां पे एग्जाम पूछी गई थी, तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर वायु है वो ब्रेक न करे, वो रुके ना, वो हमारा क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या, इस पे 3-4 प्रश्न बनते हैं। जो स्वरों की संख्या है इस पे आप अगर, हालांकि पहले हम लिख लेते हैं स्वर है कितने, तो आपका ये हो जाएगा अ ए आई ओ औ आ ई। ये इतनी जो संख्या है, ये हमारी किसकी संख्या है? तो यही इतने हमारे क्या है? ये इतने हमारे स्वर है।
यही जो संख्या हमारी है आ ई उ री ए ओ औ अ, ये हमारे क्या है, तो स्वर है। अब इसी में जो पहला प्रश्न आपका बन जाता है, पहला जो प्रश्न यहाँ से बनता है, देखिए आप पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए जैसे अगर हम कह ले कि छोटा आ बड़ा, जैसे अगर स्वर की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी है, हमने आपको बताया कितनी, 13। हमने आपको जोड़ बताया कि 11 प्लस 2, 11 कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे क्या है, 11 स्वर हैं। और ये हमारे क्या है, ये भी स्वर ही है, ठीक है। इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, ये भी स्वर ही है। देखिए अब हम मूल अब इस पे अगर चर्चा करें, स्वर को बांटे हम, तो स्वर को हम एक प्रकार से यूं कहें तो 3 प्रकार में बांट सकते हैं। स्वर को कितने पार्ट में बांटा सकता है, तो स्वर को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, पहला हमारा मूल ह्रस्व एक मात्रिक स्वर, दूसरा द्विमात्रिक स्वर और तीसरा हमारा प्लुत स्वर। ये 3 स्वर में 3 पार्ट में स्वर को हम बांट सकते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में, जैसे जो ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर जिसको मूल बोल रहे हैं, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व, जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व या एकमात्रिक स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक प्रकार से अगर मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन अगर आप इस पे आएंगे, द्विमात्रिक स्वर पे आएंगे या प्लुत स्वर पे आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मूल या ह्रस्व स्वर से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। इनका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है। ये मेन अंतर जो मूल स्वर और इसमें द्विमात्रिक स्वर में जो अंतर है, वो मेन अंतर यही है कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों की जब चर्चा हम करेंगे तो देखिए मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है अभी वो बनता है कि इनकी संख्या कितनी है। हालांकि अभी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा प्रश्न बनाएंगे, उसके बाद एक आपसे चर्चा करने के बाद ही आगे हम व्यंजन पे बढ़ेंगे। देखिए इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, अ ई उ और री। मतलब इस प्रकार से हमने क्या कहा, मेनली आपको मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर में एक ही चीज याद रखनी है कि ये स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले शब्द वर्ण होते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व इनका होता है, ये किसी से मिलकर बने हुए नहीं होते हैं। देखिए द्विमात्रिक स्वर, जब द्विमात्रिक स्वर की बात आती है तो यहाँ से कई प्रश्न राइज होते हैं, कई प्रश्न बनते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 7 है। जब इनको आप कैटेगराइज करेंगे, इनको बांटेंगे, तो ये दो पार्ट में बढ़ते हैं, एक दीर्घ स्वर और दूसरा हमारा कौन सा, संयुक्त स्वर। कौन कौन से, एक दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, कुछ विद्वान क्या होता है कि जैसे एग्जाम में दे देता है कि दीर्घ स्वर को कभी कभी दे देता है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो द्विमात्रिक स्वर को ही 7 मान के, अगर ऑप्शन में 3 नहीं दिया रहता है तो हम मार देते हैं, कितना, 7 मार देते हैं। संयुक्त स्वर को भी इसी में जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर द्विमात्रिक कहीं कहीं आपको दे तो वहां आप 7 मारेंगे। अगर संयुक्त स्वर की बात करें तो आप कितना मारेंगे, आप हमेशा 4 मारेंगे। और दीर्घ स्वर की संख्या की बात करें तो कितना मारेंगे, आप 3 मारेंगे। देखिए दीर्घ स्वर मतलब क्या, ह्रस्व से जो जुड़ के बने, मतलब स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय जिसमें लगे। जो ये था आ, हमने बोल दिया अ, लेकिन जब हमने अब आ बोले, जैसे अगर बड़ा आ हमको बोलना तो ऐसे बोलेगा आ, मतलब ह्रस्व जो हमारा है उससे दोगुना समय अगर लगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर में हो जाएगा। किस स्वर श्रेणी में आ जाएगा, दीर्घ स्वर। मतलब ह्रस्व स्वर से दुगुना समय अगर लगे तो वो हमारा दीर्घ स्वर होता है। ई, ये ह्रस्व स्वर है, ये भी ई ह्रस्व स्वर है। और जब इसके दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाएगा। तो इसको जब हम बोलेंगे, जैसे हमको ई बोलना है तो ई, लेकिन जब हमको ई बोलना, बड़ी ई बोलना है तो ई, इस पर मतलब जोर लगाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो एक प्रकार से यूं कहें कि ह्रस्व एक मात्रिक स्वर में हमको अल्प समय लगता है बोलने में। जैसे भी मैं आपको एक वर्ड लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं और जैसे ये लिखना है, ठीक है। एक वर्ड होता है अली, एक वर्ड होता है अली और एक वर्ड होता है अली। जैसे इसका यूज क्या है, इसका ये यूज है कि आप जब हम शब्द शक्ति का जो पार्ट आपको पढ़ाएंगे उसमें जो एक पार्ट होगा आपका
शब्द सुधार वाला, जिसमें शब्दों की कुछ त्रुटियां होती, शब्दों में कुछ त्रुटियां होती है, तो ये चीज आप जो वहां पे गलती आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा योगदान होता है। जैसे आपको ये मैं ह्रस्व और दीर्घ में जो अंतर बता रहा हूं, चाहे आ का हो या ई का हो, तो एक प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक लिख दिया अली और दूसरा लिख दिया अली। अली मतलब क्या होता है? भौरा। ठीक है। अब जैसे आप देखिए, हमने बोला अली, मतलब क्या है कि यहाँ पे किस पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं? आ हमने बोल दिया, ली हमने ला बोलना था, अल मान लीजिए हम लिख दें अल, ये दोनों हमने बोला अल, मतलब किसी पे जोर नहीं दिए। लेकिन जब हमने बोला अली, मतलब ला के ऊपर जो मात्रा थी, कहीं ना कहीं ह्रस्व से दुगुना समय उसको बोलने में लगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो उसमें तीक्ष्णता थी वो ह्रस्व से कहीं ज्यादा थी। तो जब हम अली बोलेंगे, मतलब यहाँ पे कौन सी मात्रा यूज होगी? बड़ी की मात्रा होगी, जो किस श्रेणी में आएगी? जो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएगी। समझ में आ रही है? तो अली, जब हमने अली बोला तो ये बड़ी ई की मात्रा आ गई और इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में चला गया। लेकिन जब हमने बोला अली, मतलब ल के ऊपर जो ई की मात्रा थी, इसको बोलने में हमको बहुत अल्प समय लगा। मतलब ह्रस्व, मतलब जिसको बोलने में हमको अल्प बहुत थोड़ा समय लगे, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मूल या ह्रस्व स्वर। तो अली जब हमने बोला तो यहाँ पे किस मात्रा का यूज हुआ? इतनी बात आगे समझ में। देखिए, ये आपको मेनली मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर और दीर्घ स्वर का मेन अंतर। अगर आप कभी बोल रहा हो, जैसे मैं बोल दूं, देखिए बड़ा फेमस एक रहता है कि जैसे मैं बोल दूं नेहरू, नेहरू, जैसे मैं बोल दूं जो नेहरू, ये आप ऐसे ऊर्जा ले लीजिए, नेहरू ऊर्जा, और ले लेते हैं। देखिए, ठीक, ये तीन वर्ड हमने लिया, ऊ को डिफाइन कर। आप इसको बोल सकते थे क्या? नेहरू लिखा है, नेहरू, नेहरू हमने बोला ना, तो नेहरू हमने बोला, हमने नेहरू तो बोला नहीं। मतलब अगर हमको यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिए ये मैं हटा दूं, ये मैं हटा दूं, ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, तो यहाँ पे नेहरू बोल दिया हमने, जो कि छोटा हो की मात्रा है। और जो प्रोनाउंसिएशन हमारी है, जो हमारी बोलने की जो हम सब शब्द में पढ़ेंगे पाठ को, वो कहीं ना कहीं जब हम नेहरू बोले तो वो गलत हो जाएगी। ये हमारा आ जाएगा नेहरू, मतलब बड़ा ओ की मात्रा लगेगी। जैसे हम ऊर्जा बोले, तो ऊर्जा को आप कैसे बोलते? ऊर्जा, ऊर्जा ऐसे तो बोले नहीं आप। आपने क्या बोला? आपने कहा ऊर्जा, मतलब हमने ऊ के ऊपर ह्रस्व से ज्यादा टाइम दिया, मतलब एक मात्रिक स्वर जो था उससे हमने ज्यादा समय दिया, मतलब थोड़ी टाइम तक हमने उस पर जोर दिया। जैसे ऊर्जा, मतलब ऊ के ऊपर हमने गले पे जोर डाला, और कहा ऊर्जा, मतलब कहीं ना कहीं एक जो सार टाइम था उससे ज्यादा समय लगा। तो जब हम ऊर्जा लिखेंगे, अगर मैं ऊर्जा लिख दूं ऐसे, अगर मैं ऐसे ऊर्जा लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी टाइप का, जैसे खालू, खालू बड़ा फेमस वर्ड है खालू, तो खालू को जो हमने ला बोला खालू, मतलब बहुत ही शार्ट टाइम लगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा, यहाँ भी कौन सी मात्रा? बड़ा ओ की मात्रा, और यहाँ पे कौन सी मात्रा? छोटा ओ की मात्रा। इतनी बात हो गई। आप बहुत ही फेमस चीज एक मैं बताता हूँ आपको, गुरु। आप अंतर जान लीजिए, ह्रस्व और दीर्घ का अंतर क्या होता है। इसमें लिख दू गुरु, क्या लिख दूं? गुरु लिख दूं, तो आप ये देखिए, अभी मैंने छोटा ओ की मात्रा, जब गुरु आप बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? गुरु बोले हैं कभी? बोले हैं ना? जब गुरु बोले हैं आप, देखिए आप कभी ऐसे बोले ना, गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वहां वाला नहीं। वहां पे क्या था? वहां पे उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो, वहां पे नहीं कहा गुरु गोविंद दो खड़े। नहीं, अगर आप प्रोनाउंसिएशन वहां पढ़ेंगे, एक फ्लो में पढ़ेंगे, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, तो जब वहां पे आप पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप एक प्रोफेसर इस प्रकार से बोले हमारे गुरु जी, तो जब गुरु जी बोल रहे हैं, मतलब क्या? रा के ऊपर आप जो है कहीं ना कहीं ह्रस्व से ज्यादा समय दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी मात्रा प्रयुक्त होगी? यहाँ पे प्रयुक्त होगी बड़ा ऊ। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, इतनी बात आ गई समझ में, आपको मूल और दीर्घ में तो अंतर समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इससे प्लुत स्वर पाते हैं, प्लुत स्वर
जैसे सोहम बोल दिए, ओम बोल दिए, इस प्रकार का जो भी चीज होगा तो वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आएगा। मतलब अब जैसे हम बोल दें ये इस प्रकार का जो जहाँ पे चिन्ह आएगा वो हमारा प्लुत स्वर में आ गई, इतनी बात होगी। अब यहाँ से हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कौन सा बनेगा? पहला तो यही बन जाएगा, वर्ण जो हम लिख दिए हैं। देखिए जब कभी भी पढ़ाई हो तो पढ़ाई के लिए जरूरी है कि थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। करते रहिए इंटरटेनमेंट, पढ़ाई के साथ समझौता नहीं। देखिए जब आप वर्ण को पढ़िए, किसको पढ़िए? वर्ण को। वर्ण लिखा है कि कुछ दूसरा लिखा है? वर्ण लिखा है। जब वर्ण लिखा है तो वर्ण से पहला क्वेश्चन बनता है हमारा। देखिए हमारे पढ़ाने का थोड़ी टेक्निक अलग है। हम हमेशा प्रेशराइज्ड किस पे होते हैं? अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊं तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। जब डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बनता है तो आपके मन में भी होता है हाँ ये ठीक चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनना मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जहां से क्वेश्चन ही नहीं बन सकता वो टॉपिक कहाँ इंपॉर्टेंट रह जाता है। वर्णमाला कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न जहां पर न बनता हो। इसकी जो संख्या पूरी है अभी तो हम आपको बताएंगे, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, फिर व्यंजन की बात होगी। अभी बहुत सारे अभी उसमें, हालांकि बहुत आज तो बहुत छोटा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही एक मतलब मात्र बहुत छोटा पार्ट। जब हम व्यंजन को डिस्कस करेंगे वो भी थोड़ा ब्रॉड होगा। क्यों? क्योंकि व्यंजन में बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मतलब आपको मैं यहाँ से अगर मैं आज स्वर पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी किताब उठाइए, स्वर से जितने प्रश्न बन रहे होंगे, आप अगर इस मेरे पढ़ाए गए से एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा तो आप मेरी वीडियो मत देखिएगा। आइए पहला शुरू करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही बन गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहला प्रश्न यही बन गया, पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न ये होगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न कौन बनेगा कि हिंदी में, हो सकता है छोटा लिखने पे आपको न दिखे लेकिन सुनाई दे रहा है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या ऐसा है, लिखने में बहुत टाइम जाएगा तो आप डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप उससे वहां से एनालाइज कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या यहाँ पे दो प्रकार का प्रश्न बनता है। कभी कभी ऑप्शन देता है 11, कभी कभी दे देगा 13। डिसाइड क्या करना है? अगर आपको दे दे हिंदी में स्वरों की संख्या दे केवल, अब यहीं पे एक चीज दे दे क्या? कुल। अगर आपको कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो जीवन पर्यंत मरने तक कितनी रहेगी? 13। कुल की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपको हिंदी में कुल स्वरों की संख्या दे देगा ज्ञात करने के लिए तो आप हमेशा किसको मारेंगे? हमेशा मारेंगे किसको? 13 को मारेंगे ना। लेकिन जब आपको कभी दे दे हिंदी में, अब ये कुल मिटा दे, हालांकि मैं ऐसे लिखूं कुल मिटा दे, इसको गायब कर दे, हिंदी में स्वरों की संख्या तो वही हो जाएगी क्या? 13। कितने हो जाएगा? सॉरी 11। हिंदी में अगर मैं ऐसे मिटा दूं, मान लीजिए जैसे इसको पूरा ऐसे मिटा ही दूं, देखिए छोड़िए इसमें, अगर दे दे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितना मारेंगे आप? 13। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? कुल अगर नहीं दे, ऑप्शन न दे 13, तो आप क्या मारेंगे? 11। बड़ा थ्रिलिंग क्वेश्चन एक बनता है, इसमें यूपी टेट में आया था। यूपी टेट में जो आया था उसमें कहा था कि हिंदी में जो स्वर है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? यूपी टेट में आया था एक क्वेश्चन। देखिए पूछा क्या था कि हिंदी में मात्रा के आधार पर। देखिए अब मैं आपको भी बता दूं कि हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आप कैसे होती है कहेंगे, विचार आएगा। क्योंकि स्वरों की संख्या इसको अभी हम ले नहीं रहे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी हम 11 ले रहे हैं, ठीक है। जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो आप कैसे हो जाएगा 10, बताइए गिर के, वो भी बता देते। देखिए
आप मात्रा के आधार पर जब इसका वर्णन करेंगे तो आ में कभी मात्रा कोई होती है क्या? नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा, उसके बाद ए, ऐ, ओ और यहाँ पर आओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना मार देंगे आप? यूपी टेट का एक क्वेश्चन रहा। यूपी टेट का जो क्वेश्चन था इसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि मात्रा के आधार पर वर्ण स्वरों की संख्या कितनी है। वहां पे लोग कंफ्यूज हो गए थे और कुछ लोग 11 मारे थे और कुछ लोग 13 मारे थे। 10 किसी के मन में आया ही नहीं था, जबकि जो मेन था वो हमारा क्या था? 10। इतनी बात आगे समझ में। तो यहाँ जो स्वर यहाँ पे लिखा है इससे कितने प्रश्न बन गए? ठीक है, जैसे जब बात कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे स्वर इसकी बात हो गई। अब देखिए, अब मूल या ह्रस्व स्वर पे आते हैं। किस पे आते हैं? मूल या ह्रस्व स्वर पे आते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मूल या ह्रस्व स्वर पे आप आएंगे तो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि मूल ह्रस्व एकमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप सीधे सीधे कहते हैं कितनी है? 4। कितनी है? 4। ह्रस्व का हमने आपको बता दिया कि यह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। मतलब क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है। आज के बाद किसी एग्जाम में बैठिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है या एकमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, अगर ये पूछता है तो आप खुद डिसाइड करिए कि कितनी है। मैंने आपको 4 बता दी। क्या इसमें ये भी नहीं बताऊंगा कौन कौन से, आप खुद डिसाइड करिए। ह्रस्व स्वर की परिभाषा याद कर लीजिए कि ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मतलब यह किसी से चिपके हुए नहीं होते हैं कि अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये खुद ब खुद मर जाएगा। नहीं, ये खुद ब खुद अपने में क्या होती हैं? स्टैंड होते हैं। खुद ब खुद अपने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं, कर ले जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया? एकमात्रिक स्वर कहा गया। ठीक है, यहां से ये प्रश्न बना। इतनी बात यहां से जब हो गई, अब इसको मिला के अभी देखिए, इस पे आते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। कुछ विद्वान जैसे हैं, मान लीजिए कभी कोई विद्वान बैठ गया एग्जाम में तो क्या करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, छोड़िए सब द्विमात्रिक लिखने में बड़ा टाइम लगेगा, दीर्घ लिख के काम चला लेते हैं। जैसे मतलब द्विमात्रिक स्वर इतना टाइम लगा, अब वो कहेंगे यार इसका काम मतलब द्विमात्रिक दीर्घ स्वर से काम चला ले। ऑप्शन उन्होंने क्या दे दिया? 4, 2 और 7, 8। तो आप कभी भी दीर्घ स्वर के लिए 4 ऑप्शन नहीं मारेंगे। या तो आप 3 मारेंगे या फिर 7 मारेंगे। बात डन। आप कभी भी इसके लिए हमेशा, आप ये नहीं कि 4 मार चलिए, नहीं, हमेशा किस पे मारेंगे? हमेशा हमेशा या तो 3 पे मारेंगे, नहीं तो 4 पे मारेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। देखिए, आप जब इस पे आगे मान लीजिए पूछ लेता संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर और ये दीर्घ स्वर, ये बड़ा कंफ्यूज जो है यूपीएसआई में। पिछली बार ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें यहाँ क्वेश्चन आया। पहली बार इतना कंफ्यूज किया, दे देगा 3 4, दे देगा 3 और 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दे देगा ऑप्शन में 3 4 2 8। तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे अरे 3 थोड़ा ज्यादा है, 4 सही, लोग 4 मार दे। 4 नहीं होगा। 4 क्या है? 4 संयुक्त स्वर है और संयुक्त स्वर कभी दीर्घ स्वर हो सकता है, लेकिन दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर नहीं हो सकता। बात क्लियर है? मतलब अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछे या द्विमात्रिक स्वर पूछे तो अगर ऑप्शन में 3 दिया है, अगर द्विमात्रिक पूछे तो 7 क्लियर है, लेकिन अगर दीर्घ दिया है तो आप देखिए 3 तो नहीं दिया कहीं, और अगर 3 नहीं दिया है तो आप किस पे टिक करेंगे? 7 पे। 3 दिया है तो आप 3 भी मारेंगे। और अगर संयुक्त स्वर दे दे, और संयुक्त स्वर में कितनी संख्या होती है? 4, हमेशा 4 ही होगी, कभी 7 नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? देखिए, अब आप चर्चा जो करते हैं हम उसमें ये 2 बचे हैं, अंग और अ। ठीक है, अंग और अ जो है, देखिए इस पे 2 चीजें हैं। अंग ये आपका अनुस्वार है, इस पे भी प्रश्न आया है। ये हमारा क्या है? ये अनुस्वार है और ये हमारा क्या है? विसर्ग है। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने क्या निर्णय लिया है कि वर्णमाला के जस्ट बाद में क्या पढ़ाऊंगा? संधि पढ़ाऊंगा, और संधि से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये वादा करता हूँ। आज जितना मैं इसमें पढ़ा दिया हूँ
आप वीडियो देखिए, खुद डिसाइड करिए कि यहाँ से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। और जो मैंने पढ़ा दिया है, आपको मैंने जितने प्रश्न बन सकते हैं वो बनाइएगा। और अगर एक बीच से बाहर जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर आपने पढ़ाया है और वो चीज आई नहीं। देखिए अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग कैसे, अब ये याद करने की चीज तो है नहीं। विसर्ग आप संधि पता है आपको, विसर्ग संधि में क्या होता है, दो बूंदी होती है, दो बूंदी लग गई मतलब क्या है, विसर्ग संधि तय। अब अनुस्वार अंग बिंदी ये जो लग गई अंग, ये क्या है, एकदम तय है कि ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए दो प्रश्न और बच रहे हैं भैया इसमें। दो प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए। स्त्रीलिंग जानते हैं क्या होता है, जो स्त्रियों की तरफ क्या करे, इशारा करे, नहीं जो स्त्री का द्योतक हो, मतलब जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं किसी का नाम ले लूं, मान लीजिए रीमा, रीमा जा रहा है, मैं लिख दूं रीमा जा रहा है, लिंग निर्धारित करते आप कैसी तैसी हो जाएगी। रीमा जब लड़की का नाम है, सर्वविदित है, तो लड़का कैसे हो सकता है। और आपको पता है कि पुल्लिंग जो ये रहा है, ये हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग ये है। और जब रीमा लड़की है तो ये रहा हो ही नहीं सकता, ये हमारा क्या होगा, रीमा जा रही है। ये रीमा हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए आप एक वर्ड ये ले लीजिए, ई और ई, ये दो वर्ड है भैया। अगर जिंदगी में कभी आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि स्त्रीलिंग वर्ण है, तो हमारे कौन कौन से हैं, द्विवीर हैं। जो स्त्रीलिंग वर्ण की श्रेणी में आते हैं वो है ई और ई। ये हमारे दो क्या है, वीर शब्द हैं। वीर मतलब स्त्रीलिंग वाले शब्द है ना, तो स्त्री वीर होती है, वीर नहीं होती है, ठीक है। ई और ई, मजाक, ये ई और ई हमारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के द्योतक हैं। अब देखिए एक वर्ड इसमें जो हम स्वर पढ़ा है ना, इसी में एक शब्द हमारा क्या है कि ये जो है अंग्रेजी शब्द को भी द्योतक है ये। अब आप पूछेंगे कौन सा, तो हम क्या बताएं, आइए। लेकिन एग्जाम चूंकि पूछ चुका है इसलिए बताना जरूरी है। देखिए ये एक आओ शब्द है, लिखा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बड़ा विवाद में फंस के वहां बैठा बेचारा, ये लिख दे रहा हूं मैं आओ। आओ, आप कभी गए हैं डॉक्टर के पास, नहीं गए, आप जान लीजिए, चले जाइएगा। देखिए जब कभी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ऐसे लिखा रहता है डॉक्टर। अब इसको हटा दें, सही है गलत है, तो यही चीज ये हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्ण से आया हुआ शब्द है। ये जो ये हिंदी का वर्ण है, ये अंग्रेजी, इसको अंग्रेजी वर्ण भी कहते हैं। जो औ है ये हमारा क्या, डॉक्टर, डॉक्टर है ना। इस पे इतनी चर्चा हुई। इस वादे के साथ अगले वीडियो में फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ कि मैंने जितने भी स्वर पे चर्चा, आज मैंने स्वर पे चर्चा की है, और स्वर से आपका एक भी प्रश्न अगर बाहर जा रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर आपने ये प्रश्न नहीं बताया है। अभी मैं व्यंजन की वीडियो, अगली जो वीडियो हमारी होगी व्यंजन वर्ण पर होगी, और स्वर व्यंजन से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब को हम लोग यहाँ डिस्कस एक बार फिर कर लेंगे, ताकि वो चीज भूले ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री